लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, और ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है, तो अगर जो पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में विजिट करिए और फर्स्ट पार्ट को देखिए और उसके बाद सेकेंड पार्ट को देखिए। तीन पार्ट में भारतीय संविधान के विकास का इतिहास समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो उसी क्रम का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है दोस्तों। अगर तो आप 15 दिन या 20 दिन मेरे साथ कंटिन्यूस लगे रह जाएंगे तो मेरी गारंटी है कि एग्जामिनेशन में पॉलिटी का एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आओगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये काफ़ी टफ है, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने 3 एक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके थे। फर्स्ट पार्ट में रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ लिया था, और उसके साथ साथ हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और आप सबको पता है कि चार्टर अधिनियम जो 20-20 साल के बाद 3 बार आया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ठीक है। देखिए, पहले वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट कर दिया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ये 3 एक्ट कंप्लीट कर दिए थे, और इस वीडियो में हम लोग चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और चार्टर एक्ट जैसे ही ख़त्म होगा दोस्तों, वैसे हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो चलिए, हम लोग ये कंसीडर करते हैं, इस पे विचार करते हैं कि 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम हुआ उसकी मेन बातें क्या थी, ठीक है। उसकी मेन बातें क्या थी, देखिए पहले क्या होता था। इससे पहले यानी 1813 के चार्टर अधिनियम से पहले कंपनी को ये अधिकार था, ठीक है, वो अधिकार था कि वो केवल और केवल भारत से व्यापार कर सकती है, मतलब एका अधिकार था, ठीक है। कंपनी को क्या था, एका अधिकार था भारत से व्यापार करने के लिए। लेकिन 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया कि ये व्यापार का एका अधिकार छीन लिया गया, ठीक है। ये कह दिया गया कि नहीं, अब केवल आप व्यापार केवल आप ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप ही केवल व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो इनको क्या किया गया, एकाधिकार छीन लिया गया, ठीक है। एक एक पॉइंट नोट करते रहिए। कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया, व्यापारिक एकाधिकार क्या किया गया, छीन लिया गया, ठीक है। किसने छीन लिया दोस्तों, ये आपको जानना चाहिए कि जो ब्रिटिश क्राउन थी, ठीक है। अब आपको पता है, जैसा कि हमने रेगुलेटिंग एक्ट में आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट जब से आया 1773, तो उस टाइम से ब्रिटिशों ने, ठीक है, ब्रिटिशों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया कंपनी के कार्यों में, ठीक है। तो वही ब्रिटिशों ने क्या किया कि कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया, छीन लिया, ठीक है। किंतु उसे चीन के साथ व्यापार, ठीक है, चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा, ठीक है। लेकिन ऐसा कहा गया दोस्तों कि आप चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकते हैं और उसमें आपको एकाधिकार प्राप्त है, ठीक है। चीन के साथ चाय के व्यापार को, ठीक है, चीन के साथ आप व्यापार कर सकते हैं, यानी आपको एकाधिकार मिल गया था। किसके संबंध में दोस्तों, किसके संबंध में, चाय के क्षेत्र संबंध में, ठीक है। यानी आप चाय का व्यापार जो है चीन के साथ कर सकते हैं, इस पे क्या आपको एकाधिकार दिया गया, ठीक है। फिर आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों, और कितने वर्षों के लिए प्राप्त हुआ ये इम्पोर्टेंट है, 20 वर्षों के लिए, ठीक है। 20 वर्षों के लिए एकाधिकार की प्राप्ति हुई इनको, ठीक है। अर्थात जो कंपनी थी वो चीन के साथ, ठीक है, चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकती थी, और उस पे इसको क्या था, एकाधिकार की प्राप्ति थी। अभी तक देखिए हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा कि कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार छीन गया। जो कंपनी भारत में व्यापार करती थी, ठीक है, तो 1813 के पहले
कंपनी को ये संपूर्ण अधिकार था कि वो केवल और केवल वही भारत से व्यापार कर सकती है। लेकिन 1813 ईस्वी में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने उनसे ये एकाधिकार छीन लिया और कहा कि नहीं, केवल अब आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, और छूट दी गई, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि चीन के साथ आप व्यापार कर सकते हैं, केवल चाय का व्यापार कर सकते हैं जिस पे आपका एकाधिकार बना रहेगा, और 20 सालों तक ये बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं कि कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। कुछ सीमाएं रखी गई, ठीक है, कुछ सीमाएं रखी गई और ब्रिटिश नागरिकों को कहा गया कि अब आप भी भारत से व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए गए, ठीक है, ब्रिटिशों के द्वारा, और उन्होंने ये कहा कि अब आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने सामान्य नागरिकों के बारे में कहा कि आप भी व्यापार कर सकते हैं। कुछ सीमा दी गई और नागरिकों को व्यापार की स्वीकृति मिली। ठीक है, ब्रिटिश नागरिक को, ठीक है, ब्रिटिश नागरिक अब क्या कर सकता था दोस्तों, ब्रिटिश नागरिक अब कर सकता था व्यापार। ठीक है, व्यापार इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते चलिए। देखिए, मेनली हम लोगों ने 3 पॉइंट अभी तक पढ़ लिया है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया, चीन के साथ व्यापार एकाधिकार बना रहा केवल चाय के संबंध में। ठीक है, और ब्रिटिश नागरिकों को यह स्वीकृति दी गई कि अब आप भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये मेनली 3 पॉइंट ही इसमें बनते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं आपको बस उतना ही पढ़ाऊँगा जो एग्जामिनेशन हाल में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 500 आपको मैं पॉइंट बता दूं और वास्तविकता ये है कि वो पूछे ही ना जाए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना बस आप पढ़ लीजिए, एग्जामिनेशन हाल में यही आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, आप लोग ज़्यादा के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको सीखना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ठीक है, चार्टर अधिनियम, ठीक है, एक 13 में आया था और एक कब आ गया दोस्तों, एक आ गया 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंटों ने हमसे कहा कि सर ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है। दोस्तों वाकई बोरिंग टॉपिक है, थोड़ा बहुत है, इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा नहीं है कि बोरिंग ही है, लेकिन इसको तैयार करना ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन हाल में एक प्रश्न कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं इससे देखने को। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या बनता है कि देखिए जो ये कहा गया, ठीक है, अब क्या हुआ, कंपनी जो व्यापार करती थी ना दोस्तों, अभी तक क्या किया गया था कि कंपनी को कुछ छूट दी गई थी, जैसे वो चीन के साथ व्यापार कर सकता था चाय का। ठीक है, लेकिन अब क्या किया कि ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि सारे अधिकार छीन लिए। अब इन्होंने क्या कहा कि व्यापार से संबंधित किसी भी मामले पे आपको अब कोई छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या किया गया दोस्तों, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब कंपनी के पास कोई भी व्यापारिक अधिकार नहीं था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, देखिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया दोस्तों कि अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। अब देखिए, अब क्या करना था कि कंपनी का पहले क्या काम था, तो कंपनी का पहले मेनली काम सब कुछ था, व्यापार करना, शासन करना, सब कुछ था। लेकिन अब क्या हुआ कि
कंपनी केवल भारत पे शासन कर सकती है, वो भी किसके अनुसार? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अनुसार ही कंपनी क्या कर सकती थी? कंपनी शासन कर सकती थी। ठीक है, तो अब क्या करती थी कंपनी? अब क्या कंपनी का एकमात्र कार्य रह गया भारत में, वो कौन सा कार्य रह गया? ठीक है, कंपनी का एकमात्र कार्य रह गया, वो क्या रह गया कि ब्रिटिश अब देखिए, कंपनी का केवल एक काम रह गया कि ब्रिटिश सरकार के अनुसार भारत पर शासन। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अनुसार भारत पर शासन। ठीक है, भारत पर शासन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में पूछ लेता है कि ये बताइए कि ब्रिटिश सरकार के अनुसार भारत पर शासन जब केवल का देखिए कंपनी का, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस कर दिया हूँ, चलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कंपनी का एकमात्र काम क्या बचा? ठीक है, अब देखिए पूछ लेता है कि 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी का क्या कार्य रहा? ठीक है, तो कंपनी क्या कर सकती थी दोस्तों? कंपनी क्या कर सकती थी? ब्रिटिश सरकार के अनुसार भारत पर शासन। ठीक है, यानी ब्रिटिश सरकार गाइडलाइन जारी करती थी और उसी के आधार पे कंपनी क्या करती थी? भारत पर शासन करती थी। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ कि अब तक क्या था? बंगाल में गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया दोस्तों? बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए याद रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? पूछ लेता है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? वो है दोस्तों 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। देखिए अभी तक हम लोगों ने मेनली 3 पॉइंट को पढ़ा है। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग पढ़े कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किए गए। ठीक है, अब कंपनी को कोई भी ऐसा अधिकार, कोई भी ऐसे अधिकार नहीं मिले जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। ठीक है, क्या किए गए? कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार के अनुसार भारत पर शासन चलाया जाने लगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अनुसार ब्रिटिश सरकार गाइडलाइन जारी करती थी कंपनी को, और कंपनी उसी के अनुसार भारत पर शासन चलाती थी। तो कंपनी का काम क्या रह गया? भारत पे केवल और केवल शासन करना 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, फिर क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल पहले क्या होता था? 1833 तक क्या रहा कि केवल बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या किया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि दास प्रथा का अंत इसी अधिनियम के द्वारा हुआ। ठीक है, किसने किया? मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। दास प्रथा को क्या किया गया? अंत कर दिया गया, या दास प्रथा को इलीगल, यानी दास प्रथा को क्या किया गया? इलीगल साबित कर दिया गया कि अब दास प्रथा जो है ये लीगल नहीं है, इलीगल है। अगर इसके दास प्रथा का कोई वो करता है, दास प्रथा को फॉलो कोई करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इसका उन्मूलन भी पूछ देता है कि कब किया गया दोस्तों? तो वो किया गया था 1843 ईस्वी में। ठीक है, 1843
1943 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। और उस टाइम कौन गवर्नर जनरल था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, चलिए हम आगे बताएंगे इसको। ठीक है, विस्तार से बताएंगे आगे, दास प्रथा के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसमें दो गवर्नर जनरल का सहयोग है। ठीक है, तो अभी मैं एक का नाम बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने अभी तक केवल 4 पॉइंट पढ़े और 4 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को क्या किया, पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार के अनुसार भारत पर शासन कंपनी के अनुसार चलाया जाने लगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार एक जो आदेश देती थी उसी के अनुसार क्या होता था दोस्तों, कंपनी भारत पे शासन चलाती थी। फिर क्या हुआ दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और दास प्रथा का अंत कर दिया, दास प्रथा को इलीगल घोषित कर दिया गया। और ठीक है, और दास प्रथा का उन्मूलन की अगर जो बात करें तो 1833 ईस्वी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग 1833 का चार्टर अधिनियम तो पढ़ लिए। ठीक है, अब 33 के बाद एक और चार्टर अधिनियम आता है। 3 चार्टर अधिनियम आते हैं दोस्तों, 13, 33 और 53। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीज़ें की गई हैं। ठीक है, 1833 और ये हो गया दोस्तों 1853। ठीक है, 1853 का चार्टर अधिनियम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए, इसमें क्या किया गया दोस्तों? ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें देखिए, अब इसमें प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे देखिए, अब इसमें प्रतियोगी परीक्षा शुरू कर दी गई। ठीक है, अब जो जैसे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या चाहिए, कोई पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो पहले पोस्ट क्या होता था कि जिसको चाहे उसको बना दे, लेकिन अब क्या हुआ कि पोस्ट की भर्ती करने के लिए जो हम लोग आज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो कैसे पदों को भरा जाता है, प्रतियोगी परीक्षा करा के भरा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई। ठीक है, 1853 में क्या किया गया दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, मैकाले समिति। ठीक है, पूछ देता है दोस्तों कि मैकाले समिति का क्या आशय है। ठीक है, मैकाले समिति। ठीक है, पूछ देता है कि मैकाले समिति का क्या आशय है। तो मैकाले समिति का क्या आशय है दोस्तों, मैकाले समिति का क्या आशय है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित था। ठीक है, मैकाले समिति कब प्रकाश में आया दोस्तों, 1854 ईस्वी में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया कि 1853 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम हुआ। ठीक है, हम लोगों ने 2 पॉइंट देख लिया अभी तक। देखिए, हम लोगों ने 2 पॉइंट देखा कि 1853 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम हुआ उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। ठीक है, और एक मैकाले समिति बनाई गई। इसी के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाएं को लेने का फैसला किया गया। ठीक है, और ये कब शुरू किया गया दोस्तों, 1854 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब हम सॉरी दोस्तों, देखिए अब इसमें यही 2 ही पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा। और अब हम लोग मूव करेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के तरफ और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट के तरफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1858
1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम का भारत शासन अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसके अभी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और दोस्तों मैं इतना मेहनत करता हूँ, अगर जो आप लोग एक लाइक कर देते हो, एक कमेंट कर देते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, और जो आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं तो इन फ्यूचर में मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूँगा, ठीक है, जिससे आप लोग को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या किया गया दोस्तों, अब देखिए कि अभी तक जैसा कि हमने पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा कि अब तक क्या करती थी, कंपनी शासन करती थी भारत पे, ठीक है। कंपनी क्या करती थी, भारत पे शासन करती थी। लेकिन अब क्या किया गया, इस अधिनियम में कंपनी के हाथों से भारत का शासन लेके सीधे ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, और भारत पे जो शासन करना स्टार्ट किया वो सीधे ब्रिटिश क्राउन ने स्टार्ट कर दिया, यानी ब्रिटिश सरकार ने शुरू कर दिया। अब देखिए नोट डाउन करते चला जाएगा, ठीक है। क्या हुआ दोस्तों, भारत शासन अब किसके पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास, ठीक है। भारत का शासन जो चला गया वो किसके पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। और किससे छीन लिया गया, कंपनी से, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ठीक है। भारत का शासन किसके पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। और किससे छीन लिया गया, वो छीन लिया गया कंपनी से। अब देखिए आगे क्या होता है, मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई, ठीक है। मंत्री परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लेता है कि मंत्री परिषद की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत होती है, तो वो होता है दोस्तों 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, मंत्री परिषद की व्यवस्था, ठीक है। मंत्री परिषद की व्यवस्था इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मंत्री परिषद की व्यवस्था किसके अंतर्गत होती है, वो होती है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। अब देखिए मंत्री परिषद में कितने सदस्य होते थे दोस्तों, 15 सदस्य होते थे। आप लोग याद रखिएगा कि मंत्री परिषद में कितने सदस्य होते थे, 15। और देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हम लोग एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोग आज मंत्रियों से संबंधित चीज़ें देख रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट यहीं से आया, कॉन्सेप्ट आया, किस देश से लिया गया वो बात छोड़ दीजिए, हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आ गया दोस्तों, वो आ गया आपका भारत शासन अधिनियम से, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे दोस्तों, ठीक है, ठीक है। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया, ठीक है। अब देखिए वही बात हो गई जो हम लोगों ने पहले पॉइंट में पढ़ा है कि अब भारत पर ब्रिटिश संसद का संपूर्ण नियंत्रण हो गया, ठीक है। भारत पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, ठीक है। भारत पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए भारत शासन अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत पर ब्रिटिश सांसद ने आधिपत्य स्थापित कर लिया, यानी अब भारत पे शासन किसने स्टार्ट किया गया, ब्रिटिश संसद के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए
बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑन एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में हम आपको पढ़ाया था, ठीक है। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट हमने पढ़ा था, उसमें मैंने पढ़ा था कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था दोस्तों, वो राजनीतिक मामलों पे काम करता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों पे काम करता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति की गई, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति किसके अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। तो वो किया गया था भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1858 में, ठीक है। और यही पूछ दे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कब की गई थी, वो की गई थी दोस्तों 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। तो उसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे दोस्तों, ठीक है, ठीक है। भारत का एक राज्य सचिव नियुक्त किया गया, ठीक है। भारत का राज्य सचिव बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का राज्य सचिव, ठीक है। पूछ लेता है कि राज्य सचिव पद, ठीक है, भारत का राज्य सचिव पद किस अधिनियम के अंतर्गत आया, ठीक है। तो भारत का राज्य सचिव पद जो आया दोस्तों, वो आया 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं आपको वही पॉइंट बता रहा हूँ जो पॉइंट एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं, जो रिलीवेंट है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने हमको कमेंट किया कि सर हम लोग बड़े बड़े कोचिंग को फॉलो तो कर लेते हैं, लेकिन 4 या 5 घंटे की वीडियो पढ़ने के बाद भी नहीं पता चल पाता है कि प्रश्न पूछते क्या है। तो मैं आपको एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ और वन लाइनर भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम जो हुआ, उसमें क्या हुआ, भारत शासन, ठीक है, अब किसके पास चली गई, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। और मंत्री परिषद में कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई, 15 सदस्यों की व्यवस्था की गई और भारत पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्टार्ट हो गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति कर दी गई और भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया, ठीक है दोस्तों। आप लोग इतना नोट डाउन करिए, ठीक है। देखिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ रहा है कि गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल जो था दोस्तों, अब वायसराय हो गया। भारत का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया दोस्तों, अब हो गया वायसराय। और भारत का प्रथम वायसराय पूछ लेता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ, तो वो हुए दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गोल्डन प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे पढ़ना था। चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब मूव करेंगे, इतना नोट डाउन करिए आप लोग।
अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट था और एक एक पॉइंट जितना भी मैंने आपको बताया है प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, और अच्छे से एक दो बार रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। देखिए थोड़ा सा ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें रिवीजन की ज़रूरत है, इंटरेस्टिंग नहीं है, और इंटरेस्टिंग ना होने की वजह से कुछ स्टूडेंटों को लगता है कि बोरिंग है, लेकिन दोस्तों पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसमें मैं जो भी पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये समझ लीजिए कि ये गोल्डन पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और वेरियस एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसमें जो पहला पॉइंट बनता है दोस्तों वो ये बनता है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। गवर्नर जनरल को क्या किया गया? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। गवर्नर ठीक है, क्या किया गया दोस्तों? गवर्नर जनरल को क्या किया गया? पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, ठीक है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ? देखिए इसके अंदर गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार या शक्ति प्रदान किया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब की विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। अब देखिए गवर्नर जनरल को कुछ एडिशनल शक्ति यहाँ पे मिली। वो एडिशनल शक्ति क्या थी दोस्तों? एडिशनल शक्ति थी बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में परिषद, ठीक है। उत्तर पश्चिमी में हाँ विधान परिषद स्थापित करने की में विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद स्थापित करने की स्वीकृति, ठीक है। विधान परिषद स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त की गई। देखिए बस इसमें यही पॉइंट बनते हैं दोस्तों, और कोई पॉइंट बनता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जैसे लग रहा है कि आपको, ठीक है, परिषद की बात ही हो रही है यहाँ पे। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया या शक्ति मिल गई, ठीक है। फिर उसके साथ साथ दोस्तों क्या हुआ? बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा में विधान परिषद स्थापित करने की स्वीकृति मिल गई। यानी अब गवर्नर जनरल क्या कर सकता था दोस्तों? अब ये कर सकता था विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद को ये क्या कर सकता था? वो गठन कर सकता था, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म कर देंगे, जैसा कि हमारा एक पार्ट अभी और आने वाला है। एक पार्ट और आएगा भारतीय संविधान के विकास पे, और वो पार्ट दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होने वाला है वो वही पार्ट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग 1919 की बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, प्लीज़ उसको स्किप ना करिएगा।
वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।